आज एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है इस YouTube चैनल पे। आज अपन बात करेंगे अपने आगे की क्लास में। पीछे की क्लास में अपन ने 2 क्लासें हुई थी होज फिटिंग की। पहली में अपन ने कपलिंग के बारे में बात की थी, दूसरी अपनी ब्रांच एंड नोजल्स के बारे में बात चल रही थी। ब्रांच एंड नोजल्स के बारे में बात चल रही, जिसमें अपन ने जो नॉन कंट्रोल अपनी ब्रांच है उसके बारे में पढ़ लिया था। और आज अपन बात करेंगे इसकी जो दूसरी है कंट्रोल ब्रांच के बारे में। आज अपन बात इसके बारे में अपने पिछली क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ लिया था। अगर कोई मिस हो रहा तो आप इसको दोबारा भी देख सकते हो वीडियो पे। अब नई वीडियो की बात करेंगे आज वाले में अपन कंट्रोल ब्रांच की। देखो, कंट्रोल ब्रांच नाम से जाहिर है, कंट्रोल ब्रांच को अगर हिंदी में बात करूँ तो बोलेंगे नियंत्रित शाखा। देखो, अपन ने अनकंट्रोल ब्रांच में ये पढ़ा था कि ये कैसी ब्रांच होती है जिसमें पंप ऑपरेटर के द्वारा ही सारे कार्य नियंत्रित किए जाते हैं। जो अग्निशमन करता होता है, या आप कह सकते हैं फायरमैन जो होता है, वो कुछ नहीं कर सकता। उसको हर काम के लिए किसको बोलना पड़ता है? पंप ऑपरेटर को। लेकिन इसमें क्या होता है, देखो, पंप ऑपरेटर को तो केवल इतना ही बोला जाता है पानी चालू करने के लिए। उसके बाद में पानी कम करना है, ज़्यादा करना है, धार के रूप में फेंकना है, फुहार के रूप में फेंकना है, सारे काम कौन करता है? फायरमैन करता है। तो पंप मतलब कहने का मतलब इसका नियंत्रण किसके हाथ में होता है? अग्निशमनकर्ता के हाथ में होता है। और इसके अगर प्रकारों की बात करें तो इसके देखो, पहला प्रकार होता है लंदन टाइप या लंदन पैटर्न कंट्रोल ब्रांच। इसका नाम ही यही होता है, लंदन टाइप कह सकते हैं, लंदन प्रकार की, या लंदन प्रकार की नियंत्रित शाखा जिसको हिंदी में बोलते हैं। दूसरे अगर अपन इसकी बात करें तो डिफ्यूजर ब्रांच, दूसरा नाम इसका होता है डिफ्यूजर ब्रांच। तीसरा इसका अपन बात करें तो फोक ब्रांच, और चौथा इसका होता है फोम ब्रांच, और लास्ट कह सकते हैं अपन होज रील ब्रांच। देखो, ये एल है लंदन ब्रांच। कंट्रोल ब्रांच की देखो, अपने नॉन कंट्रोल ब्रांच के प्रकारों की बात कर ली थी। पहला था शॉर्ट ब्रांच, दूसरा था लॉन्ग ब्रांच, तीसरा रिवॉल्विंग था, चौथा अपना था लो प्रेशर एप्लीकेटर ब्रांच, और लास्ट अपना था गोस्निक ब्रांच। वैसे ही कंट्रोल ब्रांच के प्रकार हैं, पहला लंदन टाइप कंट्रोल ब्रांच, दूसरा डिफ्यूजर ब्रांच, तीसरा फोक ब्रांच, चौथा फोम ब्रांच, और लास्ट है अपना होज रील होज ब्रांच। तो ये इसके 5 अपन प्रकार हो गए। अब 1 बाय 1 सभी प्रकारों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे लंदन ब्रांच की। लंदन पैटर्न टाइप कंट्रोल ब्रांच। लंदन कंट्रोल टाइप, इसके अंदर बात करेंगे। सबसे पहले देखो, ये जो ब्रांच होती है ये होती कैसी है? एक तरीके से हम कह सकते हैं, मान लो ये आपकी ब्रांच है जिसके एक तरफ क्या लगा हुआ है? मेल कपलिंग लगी हुई है, और यहाँ पे इसके नोजल लगा हुआ है। ठीक है। एक तो देखो इसमें क्या होता है, एक तो इसमें हैंडल होता है, अर्धवर्ताकार हैंडल होता है। एक तो क्या होता है? अर्धवर्ताकार हैंडल होता है, और दूसरा इसमें वर्ताकार स्लीव लगा हुआ रहता है। ये देखो, जो भी काम होगा अब कंट्रोल करना है। नॉन कंट्रोल में तो क्या होता है, कंट्रोल का कोई काम ही नहीं होता, तो ना हैंडल की जरूरत होती है ना स्लीव की। सीधा सीधा सा क्या होता है, ब्रांच होती है, एक तरफ मेल कपलिंग लगी होती है और आगे नोजल लगा हुआ होता है। ठीक है। लेकिन इसमें देखो 2 चीज़ें नहीं, आगे एक तो स्लीव आ जाता है, एक हैंडल आ जाता है। ये मान लो अपन कह सकते हैं हैंडल है अर्धवर्ताकार, और ये इसका स्लीव बोल सकते हैं अपन। अब होता क्या है, देखो इस ब्रांच में जो ये स्लीव है ये क्या करती है, जो आपका ये 180 डिग्री तक पानी का प्रेशर देता है। देखो इसमें देखते हैं पहले, जो हैंडल, अगर हैंडल को ब्रांचमैन खुद की तरफ खींचेगा, इस हैंडल को इस तरफ खुद की तरफ खींचेगा, तो इससे क्या चालू हो जाएगा? धार चालू हो जाएगी। याद रखने वाली बात है, हैंडल को अगर ब्रांचमैन खुद की तरफ खींचेगा तो क्या चालू हो जाएगा? पानी धार के रूप में चालू हो जाएगा। और अगर वो इसको खुद की तरफ न खींच के इधर नोजल की तरफ दिखाता है, नोजल की तरफ दिखाता है, तो ये पानी निकलना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। तो ये तो इसका अर्धवर्ताकार हैंडल का काम होता है। फिर बात आती है स्लीव की। देखो स्लीव को क्लॉकवाइज घुमाएगा। क्लॉकवाइज का मतलब इस तरीके से, घड़ी ऐसे ही घूमती है अपनी। अगर ये क्लॉकवाइज घुमाता है तो क्या चालू हो जाती है? पानी फुहार के रूप में चालू हो जाता है, और सामने क्या करता है? 180 डिग्री का इस तरीके से 180 डिग्री के रूप में फुहार के रूप में पानी निकलना स्टार्ट हो जाता है। उससे फ़ायदा क्या होता है? देखो सामने आग होती है, आग में हीट होती है, ताप होता है, तो ताप क्या होता है? फायरमैन तक नहीं आता।
क्या करना होता है, इस स्लीव को घुमाना पड़ता है। कैसे, ऐसे मतलब क्लॉकवाइज घुमाओगे तो, अगर इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे, वापस इसको आपने उल्टा घुमाना स्टार्ट कर दिया इस तरीके से, तो क्या हो जाएगा, फुहार ये बंद हो जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखने वाली बात क्या है, देखो ये जो होता है इसकी लंबाई की अगर बात करें तो लगभग 1.5 फीट ये अपन कह सकते हैं 18 इंच होती है। और अगर इसके आप वजन की बात करो तो लगभग 2 किलो इसका क्या होता है, वजन होता है। तो देखो लंदन टाइप ब्रांच में अपन को याद क्या रखना है कि इसमें जो हैंडल होता है, अगर हैंडल को जो फायरमैन है अपनी खुद की तरफ खींचेगा तो क्या होगा, पानी चालू हो जाएगा, और अगर नोजल की तरफ दिखा देगा तो पानी निकलना क्या हो जाता है, इसमें बंद हो जाता है। और पानी चालू इसमें जेट के रूप में होता है, और इसको करेंगे तो पानी किसके रूप में, फुहार के रूप में स्टार्ट हो जाता है, जिससे क्या होता है जो आग का जो ताप होता है वो फायरमैन की तरफ नहीं आता है। तो ये इसके बारे में था। लंबाई 1.5 फीट हो गई, वजन इसका 2 किलो हो गया। इसके बाद में अपन नई बात करते हैं डिफ्यूजर ब्रांच की। देखो यही चीज़ें इसमें याद रखने वाली, लंबाई, वजन, और ये हैंडल क्या काम में आता है, कैसे काम करता है, स्लीव के ये 180 डिग्री के एंगल तक घूमता है। 180 डिग्री के एंगल तक पानी क्या करता है, फुहार के रूप में फेंकता है। तो ये अपन ने इसके बारे में जान लिया, लंदन पैटर्न टाइप के बारे में। देखो इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे अपन, हर एक ब्रांच को डायग्राम बना के पढ़ेंगे ताकि लंबे समय तक अपन को ध्यान में रहे। अब इसके बाद में अपनी नेक्स्ट आती है डिफ्यूजर ब्रांच। नेक्स्ट आती है डिफ्यूजर ब्रांच। देखो इसमें क्या होता है, डिफ्यूजर ब्रांच में मैं आपको बताऊं कि सेम वही होता है, एक तरफ मेल कपलिंग लगा हुआ होता है, आगे यहाँ पे इस तरीके का आपका ये मेल कपलिंग लगा हुआ है। और देखो अब थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा इसको, ये आपका मेल कपलिंग हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब इसको थोड़ा इस तरीके से, यहाँ पे क्या लगा हुआ होता है, ये डिफ्यूजर लगा हुआ होता है, और यहाँ पे क्या होता है, ये स्लीव होता है इस तरीके का। स्लीव क्या करता है, गोलार्ध के रूप में घूमता है। देखो ये काम कैसे करते हैं, एकदम सिंपल है, अपन को पता है। जैसे ये स्लीव है, देखो इधर घूमेगा, जितना इधर घूमेगा उतना ही पानी कम निकलेगा, और एक तरफ जब वो यहाँ आ जाएगा स्लीव तो क्या हो जाएगा, पानी निकलना बंद हो जाएगा। ठीक है ना। और ये स्लीव जैसे जैसे इधर आएगा तो पानी निकलना चालू हो जाएगा। पानी इसमें किसके रूप में निकलता है, जेट के रूप में, जेट के रूप में या धारा के रूप में पानी इससे निकलता है। कब निकलता है, जब स्लीव को अपन इससे आगे से पीछे की तरफ करते हो, जैसे जैसे इसको आगे खिसकाएंगे वैसे ही पानी बंद हो जाएगा। और इस जब इस स्लीव की इस डिफ्यूजर यहाँ लगा हुआ होता है, ये लगा हुआ तो इसको क्या बोलते हैं, डिफ्यूजर बोलते हैं। और यहाँ पे ये लगी हुई है मेल ब्रांच, मेल कपलिंग बोल सकते हैं आप इसको। यहाँ पे मेल कपलिंग लगा हुआ है, ये डिफ्यूजर लगा हुआ है, और ये आपका स्लीव है। अब ये स्लीव अगर देखो डिफ्यूजर के ऊपर चला जाएगा तो पानी निकलना बंद हो जाएगा, और साइड में पीछे आ जाएगा तो पानी जेट के रूप में निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो ये एकदम बिल्कुल सा नॉर्मल सा इसका है। एक अब देखो इससे भी पानी की बौछार 180 डिग्री तक की जा सकती है। ये अपन को ध्यान रखना है कि पानी की बौछार इससे कितनी की जा सकती है, 180 डिग्री तक की जाती है। और इसकी लंबाई थोड़ी कम होती है, लंबाई ज़्यादा नहीं होती है इसकी। और इसमें देखो मैंने भी बताया ना, गोलार्ध के रूप में, गोलार्ध के रूप में घूमने वाला या गोलाई के रूप में घूमने वाला क्या होता है, स्लीव लगा हुआ होता है, जिसको पूर्णतः आगे कर देने पर, पूर्णतः आगे कर देने पर क्या होगा, पानी बंद हो जाएगा। ये अपन को ध्यान रखने वाली बात है। अगर इसके बाद में अगर आगे बात करें तो इससे देखो ये जो अभी तक अपन पढ़ रहे हैं सबसे क्या कर सकते हैं, ए क्लास की आग बुझा सकते हैं। ए क्लास की आग, ए वर्ग की आग, मतलब जो सॉलिड पदार्थ होते हैं उनकी आग को, जैसे आपका लकड़ी, कोयला, कागज, कपड़ा एक्सेट्रा है, इन सब की आग को बुझाया जा सकता है। ऊपर वाली ब्रांच है लंदन, उससे भी, लंदन टाइप ब्रांच से भी ए क्लास की आग को क्या किया जा सकता है, बुझाया जा सकता है। ठीक है। तो अपन देखो अब इसी ब्रांच का एक थोड़ा सा अपडेटेड रूप है जो अभी अपन पढ़ रहे हैं। इसी जो अपन डिफ्यूजर ब्रांच है, इसमें क्या होता है, देखो इसका एक नया रूप आता है फिर सुधर के, उसको बोलते हैं ट्रिपल पर्पज ब्रांच, मतलब त्रिउद्देशीय शाखा जिसको बोला जाता है। कुछ नहीं है इसमें, देखो ये डिफ्यूजर ब्रांच है, इसका सुधरा हुआ रूप है, मतलब अपडेटेड इसका फॉर्म है, जिसमें क्या होता है, ये जो डिफ्यूजर होता है, इस डिफ्यूजर के अंदर एक रबड़ की रिंग लगी होती है। क्या लगी होती है, रबड़ की रिंग। पानी सेम वही फेंकती है। अब रबर की रिंग से होता है क्या, देखो इससे पानी रुक रुक के, जैसे आपने स्प्रे कर रहे हो, एक बार पानी गया फिर रुक गया, फिर पानी गया फिर रुक गया, इस मतलब स्प्रे रुक रुक के पानी का स्प्रे किया जा सकता है, फुहार के रूप में पानी का स्प्रे किया जा सकता है। जिससे क्या होता है, देखो जैसे विद्युत की आग है, मान लो कहीं पे ट्रांसमीटर में आग लगी, एक बार पानी गया, पानी रुक लिया, तो उससे क्या होगा, जो विद्युत का करंट होता है ना वो अपन तक नहीं आएगा। तो इसको अपन जो ट्रिपल पर्पज ब्रांच होती है, डिफ्यूजर ब्रांच का जो अपडेटेड रूप होता है, इसको विद्युत की आग पर भी प्रयोग किया जा सकता है। किस पे, विद्युतीय आग पे। केवल डिफ्यूजर ब्रांच है तो एक क्लास की आग होगी, लेकिन ट्रिपल पर्पज अगर ब्रांच है तो विद्युतीय आग पर भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है, क्योंकि इसके डिफ्यूजर में एक रबर की रिंग लगी होती है जो क्या करती है, पानी को रोक रोक के स्प्रे करती है। रोक, एक बार पानी का स्प्रे हुआ फिर रुक गया,
तो देखो अगर स्प्रे रुक रुक के होगा तो करंट आने की संभावना बहुत कम हो जाती है, लेकिन अगर ये रेगुलर होगा तो करंट आने की संभावना क्या रहती है, ज़्यादा रहती है। तो ये अपना डिफ्यूजर ब्रांच का नया हो गया ट्रिपल पर्पज ब्रांच। अब अपना आगे वाला आता है फोक ब्रांच। देखो फोक ब्रांच के बारे में अपन पहले भी पढ़ा था, अपन ने किस में पढ़ा था, जो अपना पीछे वाला था उसमें अपन ने फोक ब्रांच के बारे में पढ़ा था, जो अपन नॉन कंट्रोल में किया अपन ने। जो अपना लो एप्लीकेटर ब्रांच था उसको किसके साथ प्रयोग किया जाता है, होम ब्रांच के साथ में। नॉन कंट्रोल ब्रांच था अपना लो एप्लीकेटर ब्रांच, उसको अपन ने पढ़ा था कि ये किसके साथ प्रयोग होता है, फोक ब्रांच के साथ में प्रयोग होता है। अब देखो फोक ब्रांच की सबसे पहले मैं डायग्राम की बात करूँ तो लगभग ऐसा डायग्राम होगा आपका, इस तरीके का डायग्राम होगा, जिसके यहाँ पे एक तरफ कपलिंग लगी होती है और यहाँ देखो इसका कंट्रोल वाल्व लगा हुआ होगा, और देखो इस तरीके से ये होती है, जिसमें एक तरफ क्या होते हैं, बारीक छिद्र होते हैं, फोग है तो बारीक छिद्र के रूप में, और ये आपसे जेट के रूप में पानी फेंकने के लिए होता है। तो इससे अपन को एक चीज़ तो ये जाहिर हो गई कि इससे पानी फोग के रूप में भी जाता है और जेट के रूप में भी, क्योंकि दो तरीके के इसमें नोजल लगे हुए होते हैं। एक तरफ फोग से पानी फेंकता है, फोग के रूप में मतलब फुहार के रूप में, और एक जेट के रूप में, धारा के रूप में पानी फेंकता है। ये इसका क्या कह सकते हैं अपन, कंट्रोलर कह सकते हैं, कंट्रोल वाल्व कह सकते हैं, या इसका हैंडल कह सकते हैं, ठीक। और यहाँ पे क्या लगी हुई होती है, इसके अंदर मेल कपलिंग लगी होती है, ये अपन को ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसकी अगर मैं बात करूं तो देखो ये क्या काम में आती है, अपन ने पहले पढ़ा था कि जो लो एप्लीकेटर ब्रांच है वो किसके साथ में काम आती है, फोक ब्रांच के। तो देखो अगर इसको नोजल को खोल दोगे ना इसको, तो ये किसका काम करेगी, लो एप्लीकेटर ब्रांच का रूप में काम करेगी। अब देखो इसका प्रयोग इमरजेंसी में, अगर मान लो आपातकालीन स्थिति में लिक्विड फायर होती है, जो बी क्लास की फायर होती है, आग होती है, उसमें इसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। और इसमें देखो अभी अपन ने वापस बता दूं, छोटे छोटे नोजल होते हैं और जेट के रूप के लिए अलग होते हैं, मतलब जेट और फोग दोनों के रूप में इसका पानी को फेंका जा सकता है। बस यही होती है। वापस पहले वाले से देखो, पहले अपन ने पढ़ा था ना लो एप्लीकेटर ब्रांच, किस में पढ़ा था, नॉन कंट्रोल ब्रांच में, लो एप्लीकेटर ब्रांच। तो अगर इसके नोजल को खोल दोगे तो ये क्या बन जाएगी, आपकी लो एप्लीकेटर ब्रांच बन जाएगी। ये अपन को ध्यान में रखना होता है, मतलब लो एप्लीकेटर ब्रांच और फोक ब्रांच का क्या होता है, आपस में कांटेक्ट होता है, यही अपन को क्या है इसमें जानना है, ठीक है। अब आगे अगर अपन बात करते हैं तो अपना नया आ जाता है फोम ब्रांच। कंट्रोल ब्रांच में आगे नया आता है फोम ब्रांच, ये था फोक ब्रांच। अब आता है फोम ब्रांच। देखो फोम ब्रांच का प्रयोग क्यों किया जाता है, फोम ब्रांच किस लिए काम में आती है, यांत्रिक फोम बनाने के लिए काम में आती है, या मैकेनिकल फोम जिसको बोलते हैं। यांत्रिक मतलब यंत्रों की सहायता से जो फोम तैयार होता है उसको यांत्रिक फोम कहा जाता है। मतलब जो यंत्रों की सहायता से फोम बनता है उसको यांत्रिक फोम कहते हैं या मैकेनिकल फोम कहते हैं। इसमें अगर अपन बात करें तो इसको 30 ब्रांच को 3 भागों में बांट सकते हैं। एक इसका होता है इनलेट, दूसरा इसका होता है मिक्सिंग चैम्बर, और चौथा होता है इसका आउटलेट। तो देखो सबसे पहले बात करें तो वाटर इनलेट होता है इसमें, एक इसमें क्या होता है, वाटर इनलेट होता है, दूसरा इसमें क्या होता है, मिक्सिंग चैम्बर होता है, मिक्सिंग चैम्बर होता है, और नेक्स्ट इसमें होता है आउटलेट। ये 3 चीज़ें होती है। देखो कैसे होती है मैं बताऊँ आपको। ये मान लो होज है, ये आपका इनलेट पॉइंट है, ये इसमें पानी आ रहा है, और यहाँ इसमें ये मिक्सिंग चैम्बर बना हुआ है। क्या बना हुआ है, मिक्सिंग चैम्बर। मिक्सिंग चैम्बर पे यहाँ लगी हुई होती है आपकी पिकअप ट्यूब। पिकअप एक तरीके से पिकअप ट्यूब पॉइंट होता है, मतलब पिकअप ट्यूब लगाने के लिए क्या होता है यहाँ पे, इसको बोलते हैं पिकअप ट्यूब आउटलेट, या बोल सकते हैं पिकअप ट्यूब कनेक्टर बोल सकते हैं इसको। पिकअप ट्यूब कनेक्टर होता है। और नीचे यहाँ पे क्या लगा होता है, फोम कंपाउंड बना हुआ होता है यहाँ पे। ये क्या है आपका फोम कंपाउंड। एक मिनट ऊपर बना देता हूँ, हो सकता है नीचे दिखाई नहीं दे आपको, तो इसको एक बार मैं मिटा रहा हूँ। वापस देखो यहाँ बनाता हूँ इसको। ये मान लो आपका क्या हो गया, वाटर इनलेट। 3 चीज़ें अपन ने देखी। एक तो क्या होता है, वाटर इनलेट होता है। वाटर इनलेट के आगे क्या बना हुआ होता है, मिक्सिंग चैम्बर बना हुआ होता है। मिक्सिंग चैम्बर में यहाँ पे लगा हुआ होता है पिकअप ट्यूब कनेक्टर, ठीक है ना, पिकअप ट्यूब कनेक्टर हो गया। और यहाँ आपका फोम कंपाउंड बना हुआ होता है। ये क्या बना हुआ है, फोम कंपाउंड, जिसमें फोम भरा हुआ रहता है आपका, ठीक है। और इसके आगे फिर यहाँ पे आपका क्या आ जाता है, आउटलेट आ जाता है। आगे क्या लगा होता है, आउटलेट लगा होता है, जिससे फोम बाहर निकलता है। अब जो काम कैसे करता है अपन बात करेंगे। इसमें देखो ये जो फोम चैम्बर होता है, इसमें यहाँ पे बारीक बारीक क्या होते हैं, छिद्र होते हैं, जिससे हवा इसके अंदर जाती है। तो देखो इनलेट से पानी जाएगा, दबाव के साथ जाएगा, पानी यहाँ जाएगा, तो देखो इस तरीके से पानी बह के इसमें जाएगा, तो
क्या होगा, देखो पहले पानी आया, पानी आगे जाएगा, वेग से जाएगा, तो पानी के पीछे पीछे इन छिद्रों से क्या घुसेगी, इसमें हवा का प्रवेश होगा, हवा प्लस इससे क्या आएगा, यहाँ पे ये फोम कंपाउंड आएगा, तो हवा और ये फोम कंपाउंड मिलके किसका निर्माण करेंगे, फोम का निर्माण करेंगे, और फोम ही आउटलेट से क्या हो जाएगी, बाहर काम में ले ली जाएगी। तो इस फोम ब्रांच में अपन को ध्यान रखना है, इसके 3 भागों में बांट सकते हैं इसको। एक इसका वाटर इनलेट होता है, दूसरा इसका देखो ये हो गया आपका मिक्सिंग चैम्बर, क्या हो गया, मिक्सिंग चैम्बर हो गया, ये उसी ब्रांच के भाग होते हैं ये सारे, और आगे इसके आउटलेट होता है जिसके जरिए क्या होता है, फोम आगे बाहर निकल जाता है। तो ये था इसके बनावट के आधार पे अपन ने सारी बातें देख ली। अब देखो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता, अपन बात कर सकते हैं एक तरीके से, अगर प्रयोग की बात करें तो देखो अपन ने पढ़ा कि क्या होता है, वाटर इनलेट से क्या होता है, पानी इसके अंदर जाता है। अब देखो इसका इनलेट जो होता है ना, ये वाला, ये 63 mm का होता है, कितने का होता है, 63 mm का इंस्टेंटेनियस मेल कपलिंग होता है, ये अपन को ध्यान में रखना है। सारे मेल कपलिंग है वो कितने का होगा, 63 mm का होगा, इनलेट पे जो लगा हुआ है वो। अब इसके बाद में देखो इनलेट से पानी किस में जाएगा, फोम मिक्सिंग चैम्बर में जाएगा, और वहाँ पे हवा और ये मिलके क्या बना लेंगे, मैकेनिकल फोम को तैयार कर लेंगे। अब देखो आउटलेट जिसका जो होता है, ये आउटलेट होता है, तो देखो फॉर्म जो होगी अपन को पता है कि पानी का प्रेशर तो क्या ज़्यादा दूर तक जा सकता है, लेकिन फॉर्म एक तरीके का झाग टाइप में होता है, तो उसका धारा जो होती है, जेट की धारा होती है, वो कम होती है, ज़्यादा दूर तक ये नहीं जाता, ये अपन को ध्यान में रखना है। और इसका प्रयोग कौन सी आग पे किया जाएगा, बी वर्ग की आग पे इसका प्रयोग किया जाएगा, बी वर्ग की जो आग होती है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है, ये अपन को ध्यान में रखना है। अब देखो इसके बाद में अपना आता है होज रील होज ब्रांच, कंट्रोल ब्रांच का लास्ट आता है आपका होज रील होज ब्रांच। होज रील होज ब्रांच, देखो होज रील होज ब्रांच के बारे में वैसे तो अपन ने पढ़ लिया था, जब अपन फर्स्ट एड फायर फाइटिंग इंस्ट्रूमेंट पढ़ रहे थे उस टाइम पे अपन इसके बारे में पढ़ा था। इसमें अभी भी अपन को ज़्यादा नहीं होता, सिर्फ अपन को इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये जो ब्रांच होती है, ये इसकी लगभग इसकी जेट की दूरी मान के चलो तो होती है 6 से 9 मीटर के आसपास होती है, जो स्टैंडर्ड अपन मान सकते हैं। और अगर इसकी बात करें तो इस पर देखो ये आकार कैसा होता है, इसमें पी आकार का एक वाल्व लगा हुआ होता है, कैसा, पी आकार का वाल्व लगा होता है। देखो इसके बारे में विस्तार से चर्चा अपनी पहले हो गई थी, मैं शॉर्ट में आपको बता दूं, इसमें पी आकार का वाल्व लगा हुआ होता है। दूसरा एक देखो जो इसका जो नोजल होता है, ये ब्रांच होती है, इसके अगर व्यास की बात करें, जो ब्रांच का व्यास होता है इसका, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ये पूछा जाता है कई बार, होज रील का जो होज रील होज जो होता है उसका ब्रांच की व्यास को 3/4 इंच कह सकते हैं, या 19 या 20 mm इसको बोल सकते हैं अपन, ये इसका ब्रांच का व्यास होता है। ये क्वेश्चन कई बार आता है, तो अपन को ये ध्यान में रखना चाहिए कि होज रील होज ब्रांच का, होज रील होज ब्रांच का जो व्यास होता है वो कितना होता है, 3 से 4 इंच या 19 से 20 mm होता है, ठीक है। और इसमें भी क्या लगा हुआ होता है, वाल्व लगा रखता हूँ, कैसे पी आकार का वाल्व इस पर लगा हुआ होता है, बस अपन को ये चीज़ें इसमें ध्यान रखनी है। तो ये सब चीज़ें थी अपने ब्रांचेज के बारे में, जो अपन ने बड़ी विस्तार से पढ़ी है, बड़े अच्छे तरीके से पढ़ी है। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है एक बार में, तो वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। और जितना मैटर अपन ने पढ़ा है, यकीन मानिएगा एग्जाम के लिहाज से बड़ा इनफ है, और एकदम साफ सुथरा मैटर है, ज़्यादा अपन को कहीं पे फंसने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये चीज़ें अच्छे से आपके समझ में आ जाएगी, तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा आप बहुत ईजी तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हो। तो इसी के साथ आपने आज की क्लास में तो अपन इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास आएगी वो होज फिटिंग का नया चैप्टर लेके आएंगे, उसमें उसके बारे में जैसे अपन पढ़ेंगे, जो भी होगा नेक्स्ट क्लास में। अगर ये वीडियोज आप लोगों को ऐसा लगता है कि रियली आपके लिए ये अच्छे हैं, सूटेबल हैं, आपके लिए फ़ायदे के साबित हो रहे हैं, तो आप ज़रूर इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।